नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, ज्ञानी लोग बताया करते हैं कि कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसके अंदर में एक खास ऊर्जा होती है। भूत प्रेत उस ऊर्जा को देख करके आकर्षित होते हैं, उससे मिलने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर ये जो इंसान होता है ना, वो समझ नहीं पाता है कि जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, वो इंसान है या कोई आत्मा है, कोई प्रेतात्मा है, क्या कोई ऐसी शक्ति है। पहचानता है लेकिन देर हो जाने की बात में। कुछ ऐसी ही घटना रविकांत के जीवन में घटी थी। जब जवान थे और एक पार्टी से लौट रहे थे, उनके पास में बाइक थी और ज़्यादा भी रात नहीं हुआ था, लगभग 10 ही बज रहा था रात का, रविकांत जी बताते हैं। और ये घटना उनके साथ में घटी थी। तो क्या हुआ था रविकांत जी के साथ में उस रात को जब वो पार्टी से लौट रहे थे? तो चलिए इस घटना को शुरुआत करते हैं रविकांत जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। मैं जब बचपन से बड़ा हो रहा था ना, तो मुझे कई बार ऐसी चीज़ें अपने आंगन में, अपने पेड़ पर दिखाई देती थी कुछ देर के लिए। और तब मैं डर जाता था। मैं माँ माँ चिल्लाता था, जो भी पास में होता था, दादी दादी देखना, वो पेड़ पर मैंने एक औरत को देखा है। दादी उधर देखती थी और कहती, कहाँ कोई कोई नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। दादी अक्सर किस्सा कहानियां सुनाया करती थी ऐसे चुड़ैल भूत प्रेत को, तो लगता था कि मैं झूठ बोलता था। उसी किस्से कहानियों में मैं अपने आप को ढाल लेता था। उनकी नज़रिया ये थी सोचने की। लेकिन वास्तव में मुझे कुछ ऐसी शक्ति का एहसास होता था जो मैं देखता था, कुछ पल के लिए जरूर दिखाई देती थी, लेकिन अगले पल जब अपनी माँ को दिखाता था कि माँ देखना, उस पेड़ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है, कोई औरत बैठी हुई है शायद। माँ जब देखती कहती, कहाँ है रविकांत, तू झूठ बोलता है। लेकिन जब मैं बड़ा होता गया ना, अब मुझे वो शक्ति जरूर नजर आती थी। और जब मैं खुद देखता था, और फिर कुछ देर के लिए मेरी आंखें अब इधर से उधर होती थी, अगले पल जो चीज़ मैं देख रहा होता उस जगह पर होती नहीं थी। बड़ा आश्चर्य मुझे होता था। तब मैं इस विषय पर, जैसे मैं बड़ा होता गया, पढ़ाई पूरा होता गया, अब मैं इस पर सोचने लगा। मैं अपने दादी से भी पूछा करता था, तो दादी टाल देती थी कि नहीं, तेरे में ऐसे कोई शक्ति, ऐसे कुछ पावर नहीं है। हाँ, तू जरूर सपने जरूर देख लेता है, तेरी आंखें धोखा दे देती है, तेरा दिमाग भरम में डाल देता है, तेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ना कोई पावर है जो भूत प्रेत को देख सके। अब मैं यही समझने लगा कि ये सब मेरी आंखों का धोखा है, मेरे दिमाग का भरम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे मैं इन बातों को भूलता चला गया। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ज़रूर अभी भी नज़र आती थी जो अगले पल मेरे नज़रों से गायब हो जाती थी। और तब मैं अपने दिमाग का भरम मान लेता था कि अक्सर ऐसे लोगों के साथ में होता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना इसमें डरने वाली बात है। मैं उस रात की घटना बता रहा हूँ जब मैं अपने एक करीबी फ्रेंड के घर से एक पार्टी से लौट रहा था। और वहाँ से जो मेरी सफ़र थी, ज़्यादा दूरी की भी नहीं थी, मात्र 5 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करना था। रात के 10 बज चुका था। वैसे तो मेरा दोस्त कह रहा था कि रविकांत आज मत जाओ, आज हम दोनों बात करेंगे और हम एक साथ में समय पास करेंगे, यहीं पर सो जाना। लेकिन मैं कहने लगा कि भाई, मुझे सुबह ज़रूरी काम से कहीं जाना है, मुझे तो घर निकलना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपके पास रुका तो देर हो जाएगी। और तब दोस्त तो नहीं चाहता था कि मैं रात को उसके घर से, उसके गांव से निकलूं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी और उसी वजह से उसने मना भी नहीं किया। मुझे रोड के किनारे तक छोड़ करके फिर मैं अपने बाइक स्टार्ट करता हूँ और मैं चल देता हूँ। 2 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर लिया था और वो रात अंधेरी जरूर थी, लेकिन जो रोड था ना, उस पर रोशनी थी, स्ट्रीट लाइट कुछ जगह पर लगी हुई थी। हाँ, मैं तो डरता था नहीं। मैं दादी से समझ चुका था, दादी मेरे लिए तो बहुत बड़ी ज्ञानी थी और वो कहती थी कि तेरे अंदर में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ना ऐसा कोई तेरे पास में कोई जादू है कि तू भूत प्रेत को देख सके, ये तेरा मन का भ्रम है। हाँ, मैं समझ गया था कि ये सब मेरे आंखों का धोखा है और दिमाग का भ्रम है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई शक्ति होती नहीं है।
मैं तेज तेज बाइक चलाता हुआ अपने गांव की तरफ चल रहा था। अचानक जो देखता हूँ सामने से एक औरत, लड़की कह सकता हूँ उसको, उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 25 से 30 साल के बीच में होगी, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए और दूसरी साइड से भागती हुई आ रही थी, लहराती हुई। कभी सड़क के दूसरी साइड, कभी इस साइड, कभी उस साइड। जैसे कोई शराबी होता है ना, अपने आप को संभाल नहीं पाता, वैसे ही वो लड़की लहराती हुई रोड पर दूसरी साइड से मेरी तरफ में भागती हुई आ रही थी। और जब उसको लहराता हुआ मैं देखा ना, तो मैं ब्रेक लगा दिया कि कहीं ये मुझसे टकरा ना जाए। ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या हो गया इसके साथ में। और जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ ना, और कुछ ही देर में वो लड़की मेरे बाइक के पास में आ जाती है। और तब मैं देखता हूँ, जैसा मैं अनुमान लगाया था ना कि दारू पिए होगी, नशे में होगी, लेकिन ये उसके मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही थी, ना ऐसा कोई मुझे पहचान नजर आ रहा था कि नशे में हो। साधारण से दिखने वाली खूबसूरत लड़की थी, मेरे से उम्र में बड़ी थी वो, 25 से 30 साल के बीच में मुझे लग रहा था कि इसी एज में होगी। लेकिन वो डरी हुई थी, वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी, बदन उसके कांप रहे थे। और तब मैं उसको देख के कहता हूँ, दीदी क्या हो गया आपको, और ऐसे कैसे आप भाग रही थी, आप किसी न किसी गाड़ी से टकरा जाती, क्या हो गया आपको, क्या हो गया। वो मुझे देखती है, जैसे उसको अंदाजा नहीं है कि मैं उसको देख पा रहा हूँ। कई पल तो मुझे देखती है कि वास्तव में मैं देख रही हूँ, वो सही में इंसान मुझे देख रहा है। जब उसको लग जाता है, मैं कई बार उसको बोलता हूँ, दीदी दीदी बात क्या है, इतनी आप घबराई हुई क्यों लग रही हो, क्या बात है, कोई बात हो तो मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना, आप डरो मत, आप डरो मत। मैं उसको दिलासा दे रहा था। वो घबराई हुई लड़की अचानक अब थोड़ा शांत देखने लगती है। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है क्या। मैं उसकी आंखों में वो देख रहा था, घबराहट, वो डर मुझे साफ नजर आ रहा था, बदन उसके कांप रहे थे। मैं कई बार पूछता हूँ, दीदी तुम्हारे साथ में क्या हो गया, इस तरह रोड पर क्यों भाग रही थी लहराती हुई, किसी गाड़ी के चपेट में आ जाती तब क्या होता, कुछ बात है तो मुझे बताओ ना। और तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जा रही हो इस रात में। हालांकि कोई विशेष रात नहीं हुआ था, मेरी अपनी भाषा में है कि मैं 10 से 11 बजे तक तो इधर उधर घूमता रहता था, ऐसी कोई बात होती नहीं थी। और जो मेरा इलाका था बिल्कुल शांत रहा करता था, डर वाली कोई बात थी भी नहीं। और तब जैसे उसको अंदाजा होता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, अब मैं उसको देख सकता हूँ। और तब कहती है कि तुमने मुझे दीदी कहा तो मैं बड़ा खुश हो गई, मुझे बचा लो मेरे भाई, मुझे बचा लो। मुझे लगा कि कोई ना कोई इसके साथ में कोई कांड हुआ है, और तभी ये डरी हुई है, कोई बदमाश इसके पीछे लगा हुआ है, या ना जाने ऐसा क्या बात है। और तब मैं कहता हूँ कि दीदी आप बाइक पर बैठ जाओ, मेरे पीछे बैठो। मैं इधर उधर देखने लगता हूँ, आगे भी देखने लगता हूँ कि कोई ऐसा लोग तो इसका पीछा नहीं कर रहे जिससे डरी हुई है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और तब मैं कहता हूँ, दीदी मैं इस साइड के जा रहा हूँ, आपका गांव का किधर है, कहाँ का रहने वाली हूँ। और तब कहती है, भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने घर तक ले चलो बेशक, लेकिन मैं अकेले रहना नहीं चाहती, नहीं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, देखो वो मुझे नजर आ रहे हैं, आस पास में ही हैं। मैं सोचने लगा कि लड़की, ये इसके साथ में हुआ क्या है, कोई लोग तो यहाँ सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ऐसा कुछ माहौल मुझे नजर आ रहा है, तो ये लड़की किससे डरी हुई है। मैं पूछने लगता हूँ कि दीदी पहले अपने गांव का पता बताओ, कौन सी गांव के रहने वाली हो, मैं कैसे आपको घर पे लेके जा सकता हूँ। मेरे परिवार वाले पूछे कि तुम किसको लेके आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। नहीं दीदी मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, अपने बारे में बताओ, मैं आपको इतना सुरक्षा देना चाहता हूँ कि आपको घर तक पहुँचा दूंगा, आप डरो मत, अपने गांव का पता बताओ, और देखना मैं आपको गांव तक छोड़ के आऊँगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और तब मैं बाइक भी स्टार्ट नहीं कर पाया था, बाइक तो मैं रोक दिया था। मैं थोड़ा दूर दूर तक देख रहा था, निगाहें मार रहा था कि ये आखिर किससे डरी हुई है। लेकिन वो डरी हुई अभी भी थी, मुझे बार बार कह रही थी, इस जगह से बाइक तो चला लो, आगे तो ले चलो, कहीं भी ले चलो, लेकिन इस जगह से बाइक निकाल लो। तब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, और फिर एक जगह पर रोक करके ज़रूर जब इसका डर कम हो जाएगा तब मैं पूछूंगा इससे। मैं बाइक स्टार्ट कर देता हूँ, आजू बाजू में सब देखते हुए जाता हूँ, आगे भी देखते जाता हूँ कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जहाँ पर कुछ गुंडे, कुछ बदमाश अब नज़र आ रहे हों, लेकिन ऐसी कोई ना
लोग मुझे नज़र आते हैं। बिल्कुल रास्ता क्लियर था, आजू बाजू खेत खलियान थे, कीकर के पेड़ थे। हर जगह पर मैं निगाहें मारते हुए आगे बढ़ता हूँ। आखिर जाकर के एक ढाबा नज़र आता है। ढाबा अब बंद हो चुका था। वो शायद 9 बजे तक खुलता था, लेकिन उसकी रोशनी वहाँ पर थी। अब मैं अक्सर कभी कभी ढाबा पर कभी कभी कुछ खा लिया करता था, लेकिन अभी इस टाइम में बंद ढाबा था तो मैं अपने बाइक खड़ा कर देता हूँ। तब कहती है, आप रुके क्यों, चलो आगे और आगे चलो, अभी हम खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। तब मैं कहने लगा, दीदी कौन सा खतरा, यहाँ तो मैं किसी को देखा नहीं, आप घर से भागी हो। मैं जो अनुमान लगा रहा था ना, मैं उस लड़की से बोलते जा रहा था, आप घर से भागी हो कोई प्रेमी के साथ में, मुझे तो यही लग रहा है। तब लड़की रोने लगी कि नहीं भाई, जो आप सोच रहे हो ना ऐसा नहीं है, मैं अपने घर से भागी हुई नहीं हूँ, और ना मैं किसी प्रेमी के साथ में हूँ। तब वो जो बात कहने लगती है मुझे यकीन नहीं होता है। अब मुझे जो कह रही थी मैं उस पर सोचने पर विवश हो गया था कि आज के युग में भी ऐसा कुछ होता है। मैं पूछने लगा कि आखिर दीदी आपके साथ में हुआ क्या है, कौन सी गांव की रहने वाली हो और क्यों इतना डरी हुई हो। मैं तो पूरा रास्ता देखते आया, मुझे तो कोई लोग नज़र नहीं आए। तब कहने लगी लड़की कि भाई आप मेरी बात को विश्वास करोगे जब मैं अपनी बात को सच्चाई बोलूँगी। तब मैं कहने लगा, हाँ दीदी बिल्कुल विश्वास करूँगा, लेकिन दीदी एक चीज़ गांठ बांध लो, मैं अपने घर पर आपको लेकर नहीं जा सकता। मेरे परिवार वाले अलग अलग तरह का सोचते हैं, उनका ख्याल है, और आपको देखेंगे तो मुझ पर ना जाने कितना सवाल आप कर बैठेंगे। मैं उन सवालों को सामना कर नहीं पाऊंगा, मैं उनको समझा नहीं पाऊंगा। मैं तो कहता हूं कि अपने घर का एड्रेस बता दो, अपने गांव का एड्रेस बता दो, ताकि मैं आपको घर तक सुरक्षित पहुंचा सकूं। लेकिन वो लड़की फिर रोने लगी, कहने लगी कि भाई अब मेरा कोई घर ही नहीं है, तो मैं कौन से घर में जाऊं। मैं हैरान होकर के कहने लगा, क्या मतलब आपका, क्या कहना चाहती हो। हर किसी न किसी का अपना ठिकाना होता है, अपना घर होता है, अपनी पहचान होती है। ना तो अपना नाम बता रही हो, ना अपने पहचान बता रही हो, ना अपना घर का ठिकाना बता रही हो, ऐसा थोड़ी होता है। तब वो कुछ देर खामोश हो जाती है, जो रोती थी अब वो थोड़ा रुक जाती है। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, और तब मैं कहता हूँ, दीदी आप सही ठिकाना ना तो बता रही हो, ना अपने बारे में कुछ आप जानकारी दे रही हो, तो मैं क्या समझूं। माफ़ कीजिएगा, आप मेरे बाइक से उतर जाइए। देखिए ये भी जगह सुरक्षित है, ये ढाबा है, आप ढाबा खुलवा सकती हैं, जरूर ये आप लोग का मदद करेंगे। तब लड़की और डर जाती है, कहती है, नहीं भाई, मैं सिर्फ आपसे मदद चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको देख सकती हूँ, और मुझे कोई देख नहीं सकता है उन लोगों के अलावा, सिर्फ आप ही मुझे देख सकते हो और कोई नहीं। ये ढाबा वाला भी मुझे देख नहीं पाएगा, ना मेरी आवाज़ को सुन पाएगा, तो मैं कैसे अपनी बात को रख पाऊंगी। मुझे लगा कि लड़की मुझे पागल बना रही है, मुझे बेवकूफ़ समझ रही है। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ही उसको देख सकता हूँ और कोई उसको देख ही नहीं सकता है, ना उसकी आवाज़ सुन सकता है। ये संभव ही नहीं है। मैं कहने लगा, दीदी आप अपना भी टाइम खराब कर दी हो, मेरा भी टाइम खराब करी हो, मुझे अपने घर पे पहुंचना है, कल सुबह मुझे कहीं निकलना है ज़रूरी काम से, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगा। आप जो भी फैसला करना है, अगर आपको गांव में जाना है, अपने घर तक जाना है, तो सही ठिकाना आप मुझे बता दो, ताकि मैं सुरक्षित आपको पहुँचा सकूँ। तब वो फिर रोने लगती है, कहती है, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, मैं सच कर रही हूँ, आप मुझे सिर्फ देख पा रहे हो और कोई मुझे देख नहीं पाएगा। वो जो शक्तियाँ मेरे पीछे लगी है वो मुझे देख सकती है, वो मुझे पकड़ना चाहती है, अपने काबू में करना चाहती है, लेकिन मैं उन लोगों के पकड़ में आना नहीं चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं उनके जगह से भाग करके आई हूँ, और दोबारा उस नरक में मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं पागल के माफिक उसको देख रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं पागल बन रहा हूँ, वो मुझे पागल बना रही है। लेकिन जब उसके आंसू गिर रहे थे ना, तब मेरा हृदय थोड़ा सा अलग सा महसूस होता था कि नहीं, ये मुझसे झूठ नहीं बोल रही है, तो ये है कौन, क्या चाहती है मुझसे। तब मैं कहने लगा, दीदी आप टाइम खराब मत करो, अपने बारे में जो कुछ है ना, जो जानती हो वो मुझे बता दो। तब वो कहती है कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ,
मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को कुछ शक्तियों ने मुझे पकड़ लिया था, कब्जा कर लिया था। अब मुझे उस नरक में फिर नहीं जाना है। सच कहूँ ना, उस टाइम मुझे हंसी छूट गई थी। मेरे बगल में लड़की बैठी हुई बगल के सीट पर और अपने आप को प्रेतात्मा बता रही है, मुझे पागल समझ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहने लगा, दीदी आप मुझसे झूठ बोल रही हो, आप प्रेतात्मा कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, मतलब ही नहीं हो सकता है। तब रोते रोते कहती है, भैया मैं सच कह रही हूँ, आप कह रहे थे ना कि अपनी सच्चाई बताओ और जो कुछ है तुम्हारे दिल में वो बता दो। तो जो कुछ मुझे याद है मैं सब कुछ बता दिया। मैं एक प्रेतात्मा हूँ। कौन सा मेरा घर है, कहाँ मैं रहती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस मुझे याद है कि मैं एक पेड़ पर बैठी हुई थी और तभी वहाँ पर काले काले लंबे लंबे से कुछ लोग मेरे पास में आए, उस पेड़ को हिलाने लगे। फिर मैं पेड़ से नीचे गिर पड़ती हूँ। फिर वो मुझे पकड़ करके एक अंधेरी जगह पर ले जाते हैं। अब मुझ पर अत्याचार करते हैं। नरक की ज़िंदगी मेरे साथ में होने लगता है। वो सब मैं दोबारा सहना नहीं चाहती। मुझे उन लोगों से दूर रहना भैया। वो कहते कहते रो पड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आता कि आज की दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। प्रेतात्मा मेरे बगल में बैठी है, अब मैं उसको देख पा रहा हूँ, उससे बातें कर पा रहा हूँ। ये संभव कैसे है? ये संभव कैसे है? मैं सोच में पड़ा हुआ था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इस लड़की से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँ। ये तो लड़की मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तब मैं कहने लगा कि अगर ये बात है तो मेरा परिवार आपको देख नहीं पाएगा। तब कहती है कि नहीं, कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। जो आप में वो शक्ति है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। नहीं तो मैं ना जाने कितने लोगों के पास में गई थी। जो रोड पर मैं भागती हुई नजर आ रही थी, मैं कई लोगों को, कई गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश किया कि रोक ले, लेकिन मुझे कोई देखता ही नहीं था। मैं बहुत परेशान हूँ भैया, बहुत ही परेशान हूँ। मैं उस जगह पर दोबारा उनकी पकड़ में आना नहीं चाहती हूँ। वो मेरी नरक की ज़िंदगी बना रखे थे। क्या क्या मैं बताऊँ। बोलते बोलते वो रोने लगी थी। सच कहूँ ना, उसका दर्द देख करके मैं बड़ा बोझिल हो चुका था। मन जो था ना, बहुत ही बोझिल हो चुका था। मुझे तो उस टाइम कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि मेरे में ऐसा कौन सा ऊर्जा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मैं इसको देख पा रहा हूँ और कोई इसको देख नहीं पा रहा। तब मैं सोचा कि एक बार ढाबा खुलवाऊँ और मैं ढाबे वाले से मदद मांगूँ। तभी मुझे लगा कि नहीं, अगर ये लड़की की बात में सच्चाई है, अगर मैं इसको अपने घर पर लेके चलूँगा तो बिल्कुल सामने आ जाएगी। अब वहाँ से मेरा घर बिल्कुल नज़दीक था और फिर मैं बाइक स्टार्ट कर देता हूँ और लड़की से कहता हूँ कि देखिए बहन जी, अगर आप सच बोल रही हो तो घर पर चल करके सब कुछ पता चल जाएगा। तब वो कहने लगी कि ज़रूर भाई, ज़रूर भाई, आप मुझे अपने घर पर ले चलिए, मैं आपके आसपास में सुरक्षित रहूँगी। आप में वो ऊर्जा है जो उन शक्तियों को रोक रही है। नहीं तो आसपास में मंडरा रहे थे। वो कब मुझे पकड़ के ले जाते, मैं रोक भी नहीं पाती। अब बोलते बोलते फिर रो बैठती है। तब मैं उसको ले के चलता हूँ। डरा हुआ था, अगर ये लड़की सच बोल रही है तब तो मेरे परिवार वाले देख नहीं पाएंगे, अगर ये झूठ बोल रही है तो मेरी तो सामत आ जाएगी। इसी उलझन में उलझा हुआ बाइक चलाता हुआ घर के दरवाजे तक बैठ गया था। बाइक रोक करके दरवाज़ा खटखटाता हूँ। तब मेरी माँ नज़र आती है, गेट खोलती है और कहती है कि इतना रात को कैसे हो गया, तू तो कह रहा था कि मैं 1 घंटे में लौट के आ जाऊँगा। और तब मैं माँ के कहता हूँ कि माँ पूरा दरवाज़ा खोल दे ताकि मैं बाइक अंदर लेके आ जाऊँ। और उस टाइम मेरे बाइक के पिछले सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी। माँ शायद उसको देख नहीं पा रही थी। मुझे आश्चर्य लग रहा था, वो मेरे से बात कर रही थी। और तब मैं कहता हूँ तो पूरा दरवाज़ा खोल देती है और मैं बाइक को लेकर के अपने घर के अंदर आ जाता हूँ, बरामदे में जहाँ मैं बाइक खड़ा करता था। और तब तक वो लड़की मेरे सीट पर बैठी हुई थी, पिछली सीट पर। माँ ने देख नहीं पाया। और जब मैं बाइक खड़ा करता हूँ ना, अगले पल जो देखता हूँ वो लड़की थी ही नहीं वहाँ पर। वो मेरी नज़रों से भी गायब हो चुकी थी। मैं बार बार सीट की तरफ देख रहा हूँ, मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो माँ कहती है कि क्या हो गया, तू बाइक को बार बार खड़ा तो कर दिया, चल अब कमरे में चल, चल के आराम कर ले। ऐसे ही बोलती थी वो, जल्दी जल्दी में, देर रात हो चुका है। मैं बार बार अभी भी
देखने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की गई कहाँ, कहाँ गई। अभी भी तो बाइक की पिछली सीट पर बैठी थी, तो इसको तो यहीं होना चाहिए था। तब मुझे झटका लगता है, झटका लगता है ना, तो मैं डर जाता हूँ। माँ कहती है कि बेटा बात क्या है। तब मैं माँ को बता नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये बात जब तक मैं पूरी तरह से यकीन न कर लूँ, तब तक ये बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं। और उस लड़की ने मेरे साथ में कुछ अभी तक गलत भी नहीं किया था। अब मैं बिल्कुल उस बात को गोल कर जाता हूँ, कहता कि नहीं माँ, कुछ बात नहीं है। मैं बाइक को देख रहा था, कल सुबह निकलना है ना उस काम पर, मैं हवा पानी देख रहा था। माँ संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन मैं अगले पल अपने कमरे में आ चुका था। मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अचानक वो लड़की मेरे घर तक जरूर आ जाती है और इसके बाद गायब हो जाती है। मैं थोड़ा डर में रहता हूँ। रोशनी जल रही थी, मुझे नींद आ जाना चाहिए था। अब तक मैं सो जाता था और नींद आती थी ना, बहुत ज़बरदस्त आती थी, लेकिन वो डर मेरे अंदर बैठा हुआ था। वो लड़की सच कह रही थी कि वो एक प्रेतात्मा है, और तभी तो माँ देख नहीं पाई। तो वास्तव में वो किसी से घिरी हुई थी, कोई ऐसी शक्ति थी जो उसको भी कब्जा किए हुई थी। उसको नरक की जिंदगी जैसे बता रही थी, वैसे उसके साथ में हो रहा था। तो एक बात क्या है, लड़की अचानक घर में आकर के कहाँ चली गई, अब वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही है। मैं उससे कुछ और सवाल पूछना चाहता था, उसके बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहता था, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी देर तक डरा रहा और ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ के कभी इधर कभी उधर देखता रहा। आखिरकार कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं है। इसके बाद जब सुबह मेरी माँ दरवाज़ा पीटती है, तब मेरी आँख खुलती है। माँ कहती है कि देख सुबह हो गया, तुझे जाना था ना शहर। तब मैं कहता हूँ हाँ माँ, बिल्कुल सही टाइम पे अपने जगा दिया। अब पिछली रात की बातें फट से याद आ जाती है, तो मेरा चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है। माँ कहती है बात क्या है, तेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बात क्या है, कुछ बात हो गई तेरे दोस्तों से, कोई खटपट हो गई। मैं कहता हूँ कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे लगा कि उस वक्त में माँ को बता देना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में था ना, शहर में निकलना था, वो काम भी करना था। तब मैं जल्दी तैयार होता हूँ और फिर शहर की तरफ निकल सकता हूँ, निकल गया था। अब वहाँ पर जो कुछ काम था उस कराने में लग गया। अब फिर उस लड़की की बात मैं भूल गया था। रात जब हो चुकी थी, तब मैं दरवाजे के अंदर दाखिल होता हूँ। 8 साढ़े 8 का वक्त था। जैसे ही माँ दरवाज़ा खोलती है, जब मैं अपने बाइक लेकर के अंदर आता हूँ, जैसे ही बाइक खड़ा करता हूँ, माँ पूछती है कि काम हो गया। तब मैं कहता हूँ हाँ माँ, काम तो हो गया। उसी पल मुझे अपने आंगन में ही वो लड़की मुझे नजर आई थी, एक पल के लिए, और अगले पल फिर मेरे नज़रों के सामने से गायब हो चुकी थी। मैं डर गया था उस पल उसको देख करके। मुझे लगा कि माँ को बता देना चाहिए, लेकिन ना जाने ऐसी कोई, जैसे मुझे कोई रोक रहा था कि नहीं, ये उचित समय नहीं है, ये उचित समय नहीं है। अब फिर मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। अपने घर में जब मैं अपने घर में प्रवेश करता हूँ, खाना पीना खा लेता हूँ, मैं अंदर से थोड़ा व्यथित जरूर था और अंदर से डरा हुआ भी था। ये सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है, औरों के साथ में क्यों नहीं हो रहा है। वो प्रेतात्मा औरों को क्यों नहीं दिखाई दे रही है। शायद अभी तक मेरे घर के अंदर में ही है, तभी तो मैं उसको अपने आंगन में देखा था। तो ये इसके साथ में चल क्या रहा है, कहीं हमारे परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। इसका मतलब क्या है, क्या वास्तव में कोई और शक्ति उससे ये डरी हुई है। मुझे ऐसा ही लग रहा था। खाना पीना खाने के बाद में आराम से अपने कमरे में जाता हूँ, लेट जाता हूँ और उसी लड़की के बारे में सोचने लगता हूँ। कब मुझे नींद आ जाती है मैं पता ही नहीं लगता है। जब मुझे कोई जगाता है ना, तब मेरी आँख खुल जाती है। मुझे लगा कि मेरी माँ की आवाज़ है, लेकिन जब मैं जागता हूँ तो माँ नहीं, वही लड़की खड़ी थी। अब मुझे कह रही थी कि मैं आपसे कुछ कुछ बात करना चाहती हूँ। जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो थोड़ा भयभीत हो जाता हूँ। तब वो कहती है भाई, आप मुझसे डरो मत, मैं आपका कोई नुकसान पहुँचाने वाली नहीं हूँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, ताकि आपका डर जो है ना कम हो सके। मैं आपके साथ में थी, सुबह जब आप गए थे ना शहर, तब भी मैं आपके साथ में थी, हमेशा आपके साथ में रहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आपको दिखा नहीं पाई ताकि आप डर जाओगे।
जब ये बात बोलती है ना, मुझे एहसास तो हुआ था। कई बार लगा था कि जैसे मेरा बाइक थोड़ा वजन बढ़ चुका है, लेकिन मैं समझा कि बाइक की कोई खराबी होगी। अब बाइक फिर हल्की भी हो जाती थी। तो मैं थोड़ा अनुमान लगाया तो जरूर था, लेकिन ये अनुमान नहीं लगाया था कि मेरी बाइक खराब है, कि मेरे साथ में प्रेतात्मा लड़की मेरे साथ में सवारी कर रही है। वो शहर तक गई थी, मेरे साथ में हमेशा थी, उसका कहना था। तब मैं और डर जाता हूँ। कहता हूँ, दीदी मैंने आपको अपने घर में ले आकर के कोई गुनाह कर दिया क्या? तब वो कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैं ज़्यादा दिन तक आपके घर पर रहना भी नहीं चाहती हूँ। बस मैं एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हूँ। जब वो ठिकाना मुझे मिल जाएगा, तब मैं आपको घर छोड़ करके चली जाऊंगी। आप डरो मत मुझसे, मैं आपके हमेशा साथ रहती हूँ। आपके पास रहने पर मुझे सुरक्षा का अनुभव होता है, तभी मैं आपके हमेशा साथ में रहती हूँ। आप कुछ ही दिन की बात है, ये बात आप किसी को अपने घर में मत बताइएगा, और नहीं तो आप ना जाने कैसे कैसे आपके घर में लोग हैं क्या सोचेंगे। वो लड़की मुझे सलाह दे रही थी। अब मैं उसकी सलाह को मान भी रहा था। तब मैं कहने लगा कि ये कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक आप मेरे साथ में रहोगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आप मेरे नज़दीक में रहोगी, ये उचित है क्या? तब कहने लगी नहीं, उचित नहीं है, ये उचित तो मैं बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ। मैं आपके साथ में सुरक्षा की दृष्टि से रहती हूँ, अपनी, आपकी नहीं, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आपके साथ में रहती हूँ। आपके नज़दीक रहने में मुझे एक भरोसा होता है कि मैं उन दुष्ट आत्माओं से दूर हूँ। उन जो मुझे पकड़ के ले गए थे उनसे मैं दूर रहूँगी, वो मुझे छू नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास होता है और यकीन भी है कि आपके पास खड़ा होने से मुझे एक सुरक्षा मिलती है। मैं अपने आप को सोचने लगा कि मुझ में ऐसी कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है कि मुझे सब लड़की बता रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा था। तब मैं कहने लगा कि देखिए, ज़्यादा दिन तक मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मैं कई बार कोशिश किया था कि माँ को बता दूं, तब वो कहने लगी कि हाँ, मैंने आपको रोका था ताकि ये बात अपनी माँ से कह ना पाऊँ। कुछ दिन तक और शांत रहिएगा, देखिएगा जब मैं जाऊंगी ना, सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी भाई, आपको निराश नहीं करूंगी। आपने मेरे साथ में जो किया है मैं कभी उसको भूलूंगी नहीं। कुछ ना कुछ उपहार मैं आपको जरूर दे के जाऊंगी। आप बिल्कुल शांत रहिए, इस बात को फैलाइएगा नहीं, अपने माँ को भी मत बताइएगा। कुछ दिन मुझे चैन से रहने दीजिएगा। मैं तो हमेशा आपके आसपास में ही रहती हूँ ताकि मैं सुरक्षा में अपने आप को पा सकूँ। वो लड़की मुझे सब कुछ बता रही थी। मेरा मन उसकी हर बात को मानने की कोशिश कर लेता था। लगता था कि मेरे दिमाग में घुस जाती थी। मुझे वो सब बातें मानने को राजी कर लेती थी। मैं मान भी जाता था। तब कहने लगी कि आप आराम करो, अब मैं जा रही हूँ। और उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आई। कुछ देर के बाद मैं उस लड़की के बारे में सोचता हूँ कि ये मैं कौन सी बला को अपने घर पर ला दिया हूँ। ये तो हमेशा मेरे साथ में रहती है, इसे मैं कब तक पीछा छुड़ाऊंगा। यही सोचते सोचते मैं नींद के आगोश में चला जाता हूँ। अब तो हर दिन का मुझे लगता था कि वो लड़की मेरे हमेशा आसपास में रहती है। कहीं भी जाता हूँ तो आगे पीछे देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं देती थी। बिल्कुल पता ही नहीं लगता था कि वो लड़की मेरे साथ में है, लेकिन उसका कहना था कि आपके पास रहने में मुझे सुरक्षा का आभास होता है। वो काली शक्तियाँ मुझे छू नहीं पाएगी। मैं आपके पास रह कर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं अपने दोस्तों के पास में जाता था, मिलने जाता था, बहुत सारा काम जो मैं करता था। मुझे लगता है कि हर हर टाइम में मुझे वो देखती रहती है, मुझे घूरती रहती है। अब मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, और ऐसे कई दिनों तक चलता रहा था। आखिरकार जब 1 डेढ़ महीना से ज़्यादा का वक्त हो जाता है, और उसके बाद में मुझे एक आध दिन आंगन में घूमती हुई जरूर नजर आई थी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। फिर वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाती थी, और ना वो मुझसे मिलने के लिए ना बात करने के लिए फिर मेरे सामने में आई थी। जब 1 डेढ़ महीना पूरा बीत जाता है ना, रात का टाइम था, मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। मुझे इसी बात को चिंता सता रही थी कि आखिर वो मुझसे क्यों नहीं मिल रही है। कब तक हमारे घर में रहेगी मेहमान की तरह, कब जाएगी, कब तक जाएगी, यही सब चिंता कर रहा था। और अगले पल मुझे नींद आ जाता है, तभी मुझे वो लड़की जगाती है। जब मैं जागता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ, अपने बिस्तर पर बैठी हुई है, मेरे बिस्तर के बगल में।
और कह रही है कि भाई मैं बस आज रात हूँ, इसके बाद मैंने एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लिया है। लेकिन मैं आपको भूलूंगी नहीं भाई, आपने मेरी बहुत मदद किया है। जब आपको कोई ऐसा खतरा नज़र आए तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। आप कोई ऐसा काम जो फंसा हुआ है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और उसके बाद कहने लगी कि मैं इतने दिन तक आपके साथ में थी और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन मैं समझती थी कि मैं आपको तकलीफ़ दे रही हूँ। हर वक्त आप टेंशन में रहते थे, मैं इस दुख को, दर्द को महसूस करती थी। हाँ, तभी मुझे लगा कि मुझे सुरक्षित ठिकाने को तलाश करना चाहिए। एक सुरक्षित ठिकाना मुझे मिल गया है। अब कब तक सुरक्षित रहेगा ये तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं ये घर छोड़ना नहीं चाहती थी। ये घर मुझे अच्छा लगने लगा था। यहाँ का परिवार, यहाँ के जो भी आपके लोग हैं, सब अच्छे हैं। उनके बात व्यवहार में सुनती थी तो मुझे बहुत ही आनंद आता था। और ख़ास करके मैं आपकी साया के अंदर में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। मैं कल निकल जाऊंगी यहाँ से। अगर आप पर कोई ऐसी खतरा महसूस हो तो उस वक़्त में मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और उसके बाद वो लड़की उसी रात को अब मुझे दोबारा नहीं दिखती है। मैं उसे बहुत सारा बात करना चाहता था। कई सवालों के मुझे जवाब नहीं मिल पाया था। वो सवालों को मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। अपनी बात रख करके और फिर वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो चुकी थी। मुझे लगा कि छोड़ो, जाने दो, बला टली। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं उस बात को भूलने की कोशिश करने लगा। सुबह भी होती है और तब मेरा मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो वो बला मेरे घर से टल गई। इस बात को काफ़ी दिन हो चुका था। मैं कई बार अपने मन से सोचा था कि इस बारे में माँ से बात करूंगा कि मैं एक प्रेतात्मा लड़की को अपने घर पर लाया था, क्या तुमने उसको देखा था? लेकिन मैं इस बात को गोल मोल कर दिया कि नहीं, मैं बोलूँगा तो मेरी माँ डर जाएगी। हाँ, मैं उसको डराना नहीं चाहता था। हाँ, फिर अपने मन में ये बात छिपा कर रख लिया कि चलो अब नहीं किसी को बताएंगे। बला तो मेरे घर से टल गई ना, और क्या चाहिए। और 5-6 महीना बीत जाता है। मैं एक बारात में गया हुआ था। अब बारात से मैं जब लौट रहा था ना, तो रात के करीब 11 बज चुके थे। हाँ, मैं एक ऐसे रास्ते पर था और जहाँ पर लोग बाग, आसपास के जो लोग हैं ना, बताया करते थे कि यहाँ पर पिशाचों की बस्ती है, भूत प्रेत यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन मुझे डर तो लगा नहीं था। उस रास्ते से मैं ना जाने कितनी बार गुजर चुका था और वो जो बातें थी ना, उस टाइम मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, ना मेरे दिमाग में था। अब मैं तो रोज ही लेट इधर उधर घूमता रहता था, अपना इलाका था, डर वाली कोई बात ही नहीं थी। तो जब बारात से मैं अटेंड करके आज जब अपने घर की तरफ लौटने लगता हूँ ना, अचानक उस रास्ते पर जो मेरे साथ होता है ना, मैं एकदम चौंक जाता हूँ। बाइक मेरी गिर जाती है और मैं भी ज़मीन पर लुढ़क जाता हूँ। सामने में इतनी बड़ा आदमी को मैंने कभी देखा नहीं था, जिसके सर बहुत ज़रूर से ज़्यादा बड़ा था और उसकी आंखें तो अंगार की तरह दहक रही थी। एक ही नज़र में जब मेरे सामने आता है ना, तो मैं ब्रेक भी लगा नहीं पाता हूँ। जब तक ब्रेक लगाता हूँ तब तक देर हो चुकी थी। मैं अपने बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और फिर उस लंबे इंसान से मैं टकरा जाता हूँ। उसको चोट लगी कि नहीं लगी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूर चोट लगी थी। मेरी बाइक का नुकसान हुआ था। बाइक बंद हो चुकी थी। उस टाइम तो मैं देख नहीं पाया कि मेरे बाइक के साथ में क्या हुआ है। अगले पल मेरी आंखें बंद होती चली गई। मैं जब देखता हूँ ना कि वो इंसान जो काला चेहरा वाला, बड़े बड़े आँख वाला, बड़ा सर वाला मेरे चेहरे के पास झुका हुआ है और उसी वक्त मेरी आंखें बंद होती चली जाती है। और जब मुझे होश आता है ना, तो मैं देख करके आश्चर्य में रह जाता हूँ। वही लड़की, वही प्रेतात्मा लड़की अब मुझे उठा रही थी। भाई भाई, उठ जाओ, उठ जाओ, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आज जो मैं देखता हूं ना, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। उसकी जैसे और सारी वहां पर लड़कियां, औरतें खड़ी हुई हैं। मैं जब गिनती करता हूं ना, तो कम से कम 17-18 वैसी ही प्रेतात्माएं मुझे नजर आती हैं, अलग अलग उम्र की, अलग अलग तरह की दिखने वाली। सब मुझे घेरे खड़ी हुई थी और वही प्रेतात्मा लड़की मुझे होश में ला रही है कि भाई उठ जाओ, बिल्कुल आप सुरक्षित हो, अब डरने वाली बात नहीं है।
हम लोग आ गए ना, सब कुछ सही करती है। वो भाग चुका है, वो हमारी शक्ति से डर चुका है। अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उठ जाइए, उठ जाइए। आपको चोट लगी है क्या? मैं उनको देख करके, सभी को देख करके मैं हैरान था। मैं देख रहा था ना कि सब अलग अलग जैसे साइज के हों, कोई ठिंगनी हो, कोई ऊंची हो, कोई नीची हो, अलग अलग औरतें मुझे नजर आ रही थी और लड़कियां भी नजर आ रही थी, और सब प्रेतात्मा ही थी। मैं सब देख करके हैरान था और मैं डर चुका था। लेकिन उस प्रेतात्मा लड़की को देखता हूं ना, तब मेरा डर थोड़ा कम होता है। वो मुझे सहारा देकर उठाती है या कहती है कि भैया, मैंने आपकी बाइक खड़ी कर दी है और बाइक में ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, आप बाइक चला सकते हो। चलो, हम आपको घर तक छोड़ के आती हैं, आप डरो मत। आपने मेरा बहुत सारा अब उपकार किया मेरे ऊपर में, यही तो छोटा सा काम है। चलो, आप देर मत करो, नहीं तो हम इन जो आत्माएं हैं बाहर में आपको पकड़ना चाहती है, आपके साथ में बुरा करना चाहती है। हम ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे ना, हमारे में इतना ऊर्जा नहीं है ना, इतना शक्ति नहीं है। हम तो इस झुंड में तभी तो सामना कर पाए हैं। अब चलो, अब देर मत करो। सच कहूँ ना, वो लड़की मुझे उस टाइम सहारा दिया था, मुझे बाइक पर बिठाया था। बाइक में स्टार्ट करता हूँ, मुझे जब गिरा था ना, तब मुझे लगा था कि बाइक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन उस टाइम बाइक मेरा 1 मिनट में स्टार्ट हो जाता है और वो लड़की मेरे पीछे बैठती है और उसके पीछे पीछे वो सारी आत्माएं मेरे साथ चल रही थी, जैसे हवा में उड़ रही हो। और वो लड़की कह रही थी, भैया आप डरो मत, हम हैं ना, बिल्कुल आपको घर तक सुरक्षित पहुंचा जाएंगे। लेकिन भैया, देर रात तक ऐसे मत घुमा करो आप। जिस रास्ते पे आए हो ना, ये रास्ता तो ऐसी शक्तियों से भरा पड़ा है। मुझे बहुत कुछ समझाती है और जब मैं अपने घर के पास में आ जाता हूँ ना, तब वो कहती है, भैया आप सुरक्षित पहुँच गए हो, अब हम चलते हैं अपने ठिकाने पर। अब फिर कुछ मैं बोल पाता, उसको धन्यवाद दे पाता, और तब तक सारी की सारी आत्माएं हवा में जैसे गायब हो गई थी। एक स्वप्न की तरह लग रहा था, जैसे मैं स्वप्न देख रहा था, मैं सपनों की दुनिया में हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन ये सब हकीकत थी। मैं दरवाज़ा पीटता हूँ तो माँ खोलती है। मैं डरा हुआ था, माँ कहती है कोई झगड़ा करके आ गया है। मैं कहता हूँ नहीं माँ, कोई झगड़ा नहीं, अंदर आने दो। मैं अंदर बाइक चढ़ाता हूँ, बरामदे में खड़ा करता हूँ और तब मैं माँ का हाथ पकड़ता हूँ और फिर अपने कमरे में ले जाता हूँ। माँ कहती बात क्या है, बात क्या है? तब मैं कहता हूँ माँ, अकेले में बात करूँगा। अपने कमरे में ले जा करके दरवाज़ा बंद करके और माँ को वही सारी बात बताने लगता हूँ कि माँ, अपने घर में एक प्रेतात्मा लड़की को लाया था। जैसे ही बोलता हूँ ना, माँ का चेहरा डर जाता है और डरी हुई हालत में हो जाती है। जब मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ ना, तब वो काफ़ी डरी हुई थी। तूने ऐसा क्यों किया? उस प्रेतात्मा लड़की को अपने घर तक क्यों लाया? मैं कहने लगा कि माँ, अगर मैं आज उसको संरक्षण नहीं दिया होता, अपने घर में नहीं रखा होता, तो मेरी मदद कभी नहीं करती। मैंने उस पर उपकार किया था और वो उपकार का बदला मेरे साथ में आज उसने पूरा कर दिया। मैं एक ऐसे रोड पर था जो पिशाचों की बस्ती थी। कुछ पिशाच जो थे वो मुझे पर हमला कर दिए थे। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ और तब माँ चुप हो जाती है। और उसके बाद मुझ पर बंदिश भी लग चुका था कि रात में ज़्यादा देर तक बाहर नहीं निकलोगे। और उसके बाद मुझे झाड़ फूक भी कराया गया। तांत्रिक बुला करके झाड़ फूक मेरी माँ करवाती है कि इस पर कोई साया तो नहीं है। लेकिन तांत्रिक कहता है कि नहीं, इस पर कोई साया नहीं है, ये लड़का को कोई छू भी नहीं सकता है, इसमें एक ऊर्जा है। और तब माँ को यकीन होने लगता है कि कोई न कोई शक्ति मेरे अंदर में जरूर है, जो अभी भी है। और तभी तो जो बचपन में बोला करता था, अब मुझे अच्छी तरह से याद है, नीम के पेड़ पर वो जैसे कोई शक्ति बैठी हुई, कोई चुड़ैल बैठी हुई, कोई हवा में ऐसे तर रही हो, तो मुझे दिखाई दे देती थी। लेकिन माँ ये यकीन नहीं करती थी, ना दादी यकीन करती थी। उनको लगता था कि मैं भूत प्रेत की कहानी के अंदर में खो जाता हूँ और ये सपना देखने लगता हूँ कि भूत प्रेत हवा में तैर रहे हैं। लेकिन जब वो तांत्रिक बता देता है कि हाँ, इस लड़के में कुछ ऊर्जा ऐसा है, इसको कोई भूत प्रेत नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन उस रात पिशाचों ने मेरे साथ पे हमला क्यों किया था, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं उस प्रेतात्मा लड़की को आवाज़ भी नहीं दिया था, मैं उससे मदद भी नहीं मांगा था।
वो कैसे मेरे पास में आ गई थी। ये पहेली थी, वो पहेली की तरह ही अभी तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है। उस पहेली को मैं हल नहीं कर पाया हूँ। जो मेरे अंदर में सवाल थे ना, वो सवाल ख़त्म नहीं हुए थे। वो जो जिज्ञासा मेरे अंदर में थी ना, वो जिज्ञासा पूरा हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के बाद में वो सब लग रहा था ना कि जैसे वो शक्ति मेरे अंदर से निकल चुकी है, क्योंकि उसके बाद में वो प्रेतात्मा लड़की मुझे कभी नज़र नहीं आई। मैं कई बार उसको बुलाने की कोशिश भी किया कि मेरी कुछ बात तुमसे करनी है, अकेले में, अंधकार में, अपने कमरे में, लेकिन कभी भी मेरे पास में नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रविकांत जी की भेजी हुई राजस्थान से। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाइप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में, और इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेके चलता हूँ साल 1965 में। आज की कहानी राम प्रकाश जी की है। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है संतोष, और राम प्रकाश जी के ये पोता हैं। मतलब दादाजी थे राम प्रकाश जी। तो आखिर उनके साथ में क्या हुआ था, क्या घटा था, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं इस घटनाक्रम में राम प्रकाश जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम आप जान ही चुके होंगे। मेरा नाम राम प्रकाश। मैं झारखंड के रहने वाला। और साल 1965 मैं जवान था। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करने का काम करते थे, अब मैं भी उनके साथ में मदद करता था। मेरे पिताजी के पास में बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी वो भी चलाते थे और मैं भी बैलगाड़ी कभी कभी चलाता था। पिताजी अपने गांव के रहने वाले कुछ लोग अगर बाहर में कोई सामान भेजना चाहते थे, कोई अनाज मंडी में पहुंचाना चाहते थे, कुछ और भी सामान अगर मंडी में भेजना चाहते थे या मंगाना चाहते थे, तो मेरे पिताजी को बोला करते थे कि आप चले जाइए, ये सामान लेकर आ जाइए। लेकिन पिताजी जब खेती गृहस्थी का काम होता था ना, तो उसमें ज़्यादा अपना समय देते थे। तब मुझे कहते थे कि राम प्रकाश, आप चले जाओ बेटा, ये काम कराओ, ये माल वहाँ पर छोड़ाओ। अब मुझे बैलगाड़ी चलाने में आनंद भी आता था, एक अलग ही मुझे मज़ा आता था। मैं तो खुशी खुशी इसके लिए तैयार रहता था। और फिर क्या, बैलगाड़ी पर माल लोड करना और इसके बाद उनके पता पर माल को पहुंचा देना। और कभी कभी फासला बहुत दूर भी होता था, तो उसके लिए हमारे जो पापा हैं, पिताजी हैं, बैलों के लिए खाने पीने का जो भूस वगैरह होता था, बैलगाड़ी के नीचे अब लटका दिया जाता था बोरी में। और ख़ास करके एक लालटेन भी हमारे बैलगाड़ी में टंगी रहती थी कि कभी कहीं रुकना हो, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो उसके लिए पूरी तैयारी होती थी। हम पूरी तैयारी से अपने गांव से बाहर निकलते थे। और उस रात भी जो मेरे साथ में घटना घटी थी ना, वो बरसात वाली रात थी। बरसात का टाइम चल रहा था, लेकिन बारिश अभी हुई नहीं थी और हमें अभी बारिश का वो अनुमान भी नहीं था। लेकिन हमारी गाड़ी फुल तैयारी में थी। जो भी सामान था तिरपाल से ढक कर के, और जहाँ जाना था वो हमारे गांव से काफ़ी दूरी पर था। माल तो मैं सुरक्षित पहुंचा दिया था, अब थी लौटने की बारी। शाम तो वहीं पर हो चुका था। जिस मंडी में गया था माल छोड़ने के लिए, शाम तो वहीं पर हो गया था। इसके बाद मन तो किया कि रात यहीं पर गुजार लिया जाए, लेकिन जवान था ना, अब चांदनी रात थी और अभी आसमान में बादल भी नहीं थी, बारिश होने का अनुमान भी नहीं था। तो मैं सोचा कि यहाँ पर क्यों रुको खामखा, चलते हैं, अपने सफ़र को जितना हो सकता है तय कर लेते हैं। आधी रात तक तो अपने गांव पर पहुंच ही जाएंगे। अब घर में सोने का आनंद अलग होता है। अब मैं कहूँ ना कि बाहर में मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात भर जगा रह जाता था। एक दो बार ऐसा मेरे साथ में केस हुआ था जब मुझे रुकना पड़ा था। बेचैनी होती थी, मच्छर काटते थे, कई तरह की परेशानियां थी। तो मैं सोचा कि यहाँ रुकने से अच्छा है कि अपने सफ़र तय किया जाए। मैं कुछ खाने पीने का सामान
मंडी के पास में जो दुकानें थी वहाँ से ले लिया था। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी, पानी भी हमारे पास में था। मैंने पूरा जुगाड़ से हम लोग चलते थे। और उसके बाद हम अपने गांव वाले रास्ते पर आ गए थे। उन दिनों रास्ता ऐसा ही होता था, कच्चा पक्का, कहीं पर ठीक भी होता था और कहीं पे मिट्टी से बना हुआ रास्ता भी होता था। तो हमारे बैलगाड़ी की जो पहिए होते थे ना, इस चीज़ के लिए बने होते थे, ऊंचे ऊंचे पहिए होते थे। वो रास्ते को आराम से निकाल लेते थे। और बैल भी थे हमारे, थोड़े अच्छे थे, तगड़े वाले थे, तो भी उस चीज़ को बिल्कुल संभाल लेते थे। अगर गड्ढे में भी हमारा पहिया में अगर धस धस भी जाता था ना बरसात के टाइम में, तो हमारे बैल शक्तिशाली थे, वो खींच भी लेते थे। हाँ, कुछ मुझे मदद करनी पड़ती थी पहिया को आगे बढ़ाने में, निकल जाते थे। अब उस रात तो मैं मंडी से चल पड़ा था। चांदनी रात थी और बारिश का अनुमान नहीं था। लेकिन जब मंडी से मैं कुछ दूरी पर निकल आया था, नदी का किनारा था। नदी के किनारे किनारे वो रास्ता था, और जिस रास्ते पर मैं चल रहा था। और नदी में पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था, मतलब एक लेवल में ठीक ठाक ही था। और मैं अपने मस्त चलता जा रहा था, मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। चांदनी रात थी और डर तो मुझे लगता ही नहीं था। यूँ कहा जाए कि मैंने भूत प्रेत को कभी मैं देखा नहीं था, तो डरता भी नहीं था। और मैं अपने गाड़ी को दौड़ाते हुए, बैलगाड़ी को हाँकते हुए आराम से निकलता जा रहा था। लेकिन मुझे रोकना पड़ गया था। झमाझम बारिश पड़ने लगी थी। कुछ देर तक तो मैं चलता रहा था, लेकिन जब बैल भीग गए और मैं भी जब भीग गया, अब लगा कि नहीं, बैलों को भिगाना ठीक नहीं है। उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है और ख़ास करके मेरी भी हो सकती है। वैसे तो मेरे गाड़ी बिल्कुल खाली था। अब जो भी सामान था, अनाज वगैरह, तो हमने मंडी में डाल दिया था। तो हमें अपनी सुरक्षा करनी थी, अपने बैलों की सुरक्षा करनी थी कि बैल ज़्यादा भीगे नहीं। लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बैलगाड़ी को दौड़ा तो रहा था, लेकिन आसपास की जगह को मैं देख रहा था कि कहीं पर ऐसा ओट मिल जाए ताकि अपने बैलों को सुरक्षा भी दे सके और खुद का भी अपना सुरक्षा दे सके। और कुछ देर बाद मुझे रोशनी सी नज़र आई। और उसके बाद मैं सोचा कि जब रोशनी नज़र आ रही है, कोई ना कोई जगह तो होगा। मैं बैलगाड़ी को तेज़ी से हाँकने लगा। और इसके बाद जहाँ पर रोशनी नज़र आ रही थी, वहाँ पर मैं पहुँच चुका था। देखता हूँ कि जैसे पुराने ज़माने का जो हॉस्पिटल बने होते थे, वैसे ही हॉस्पिटल जैसा मुझे दिख रहा था। कोई विशेष बड़ा नहीं था, गेट उसमें लगा ही नहीं था, गेट नाम का कोई चीज़ था नहीं। तो मैं गेट के पास में गाड़ी तो खड़ा कर दिया। मुझे लगा कि देखना चाहिए अंदर में कहीं पर बैलगाड़ी खड़ा करने का जुगाड़ है कि नहीं है, लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बैलगाड़ी तो मैं खड़ा कर चुका था गेट पर, लेकिन बैल अभी भी गाड़ी से जुते हुए थे। मैं भी भीग रहा था, बरसात भी हो रही थी। मुझे लगा कि नहीं, ऐसी जगह पर बैलगाड़ी अंदर लेके जाना नहीं चाहिए। मैं पढ़ा लिखा था, समझता था इस बात को। मैं खुद गया अंदर में। मैं देखता हूँ कि हाँ, रोशनी तो जल रही है, 2-3 जगह रोशनी मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन एक भी कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि रात हो चुकी है ना, ये हॉस्पिटल है, अब इसमें कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये तो अलग बात है। दिखाई दे तभी तो मैं किसी से पूछूं कि क्या मैं यहाँ पर अपनी बैलगाड़ी को ला सकता हूँ। वो जगह भी मैंने देख लिया था, वो जैसे पार्किंग के वैसे बना हुआ था। मुझे लगा कि यहाँ पर मेरी बैलगाड़ी आराम से आ सकती है। अगर बैलगाड़ी भी नहीं आई तो हमारे बैल तो आ ही सकते हैं, बारिश से सुरक्षा तो हो ही सकती है। लेकिन कोई दिखाई दे तब ना। मैं इधर उधर, बारिश हो रहा, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नज़र आ जाए, कोई नज़र आ जाए, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। मैं सोचा कि चलो जो होगा देख ही जाएगी, चल के गाड़ी ले आते हैं। अगर कोई आ जाएगा, मना करेगा, तो मैं उनसे प्रार्थना कर लूँगा कि बारिश बंद होने तक मुझे यहाँ पर रुकने दो, इसके बाद हम तो निकल ही जाएंगे। मैं जाके पूरी गाड़ी लेकर के आया, बैल को खोल करके नहीं। उस जगह पर पार्किंग जैसा बना हुआ था, टीन सेट था, लंबा चौड़ा था। उसमें तो मेरी जो बैलगाड़ी, इस तरह की कई गाड़ियाँ आ सकती थी, बैल समेत, इतना खुला जगह था। और वहाँ पर मैं अपनी बैलगाड़ी के ले आता हूँ, और तब जाके बारिश से बचाव होता है। मैं भी भीग गया था,
बैल भी भीगे हुए थे। और वहाँ पर अब कोई नज़र नहीं आता है तो मैं बिल्कुल आराम से वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, अपने कपड़े जो गीले थे उसको अब निचोड़ने लगता हूँ। हमारे पास में कुछ और कपड़े थे जो इमरजेंसी के लिए हम रखते थे। वो कपड़े, सूखे हुए कपड़े, बैलगाड़ी के नीचे अब संभाल कर रखा जाता था। मैं उसको निकाल लेता हूँ, बैलों को खोल देता हूँ और वो जो लोहे के डंडे थे उसमें बैलों को बांध देता हूँ। वो बैल भूखे भी थे तो थोड़ा भूस भी निकाल के उनके सामने में रख देता हूँ कि वो खाते रहें, थकावट अपना दूर कर लें। ना जाने कब तक बरसात होगी। अब बारिश भी थी कि बहुत तेज तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी। ऐसी बारिश मैंने तो बहुत कम ही देखी थी। तेज तेज इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही थी। धड़ाधड़ टीन शेड था, उस पर बारिश गिर रही थी ना, तो एक अलग ही आवाज़ महसूस होता था। खैर, मैं भी अपने गीले कपड़े बदल लिए थे। थोड़ा सा अब मुझे जो ठंड लग रहा था उसे थोड़ी राहत मिल चुकी थी। अब बैल जो थे ना वो भी भूस को खा रहे थे। तब मैं सोचने लगा कि कब तक बारिश बंद होगी, कब तक होगी, तब तक मैं क्या करूं। लेकिन वहाँ पर बड़ा खुला जगह था। लेकिन वो जो जगह था ना, ज़मीन गीली थी। बारिश की वजह से उसमें पानी हर तरफ फैला हुआ था। मिट्टी गीली हो चुकी थी। बैठने का कोई स्थान नहीं था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन सामने में एक गेट नज़र आ रहा था, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर, और उसके अंदर भी रोशनी थी। मुझे लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई होगा। अब फिर बैलों को, बैलगाड़ी को छोड़ करके अब मैं उस खुले दरवाजे के अंदर चला जाता हूँ। दरवाज़ा खुला ही होता है। और तब मुझे जो नज़र आता है ना, तब मैं बिल्कुल समझ जाता हूँ कि ये हॉस्पिटल ही है। कुछ दवाइयाँ, ऐसे कुछ चीज़ें जो छोटे छोटे कमरे हैं, मुझे वहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। जैसे सिस्टर के बैठने की जगह, डॉक्टर के चेक करने की जगह, ऐसी चीज़ें मुझे वहाँ पर नज़र आती हैं। लेकिन कमाल की बात था कि वहाँ पर भी एक भी इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा था। ये लोग कहाँ गए? ये हॉस्पिटल है तो इलाज भी होता होगा, पेशेंट भी आते होंगे, डॉक्टर भी होंगे, नर्स भी होंगे, लेकिन ये लोग कोई भी क्यों नहीं नज़र आ रहा है? मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया था। वहाँ देखा था जैसे वार्ड होता है ना, जहाँ पर पेशेंट को भर्ती कराया जाता है, वहाँ पर ऐसे कुछ बिस्तर लगा हुआ था, बेड लगा हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा वार्ड खाली था, कोई भी उसमें नहीं था। मुझे लगा कि हॉस्पिटल ये बंद हो चुका है क्या? यहाँ कोई मरीज नहीं है, ना तो कोई डॉक्टर दिख रहा है, ना कोई नर्स दिख रहा है, ना कोई असिस्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? ना तो मरीज है, ना डॉक्टर है। तो हॉस्पिटल तो खुला हुआ है, तो किसके लिए खुला हुआ है? मैं ये सब सोच ही रहा था। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से मुझे निकलना चाहिए, अपने बैलों के पास चलना चाहिए और देखना चाहिए कि बारिश बंद हो गया कि नहीं हो गया। मैं एक ऐसी जगह पर आ गया था बिना अनुमति का, जहाँ पर मुझे आना नहीं चाहिए था। सर सामान तो सब कुछ दिख रहा था, मेज दिख रहा था, कुर्सी दिख रहा था, सब कुछ, दवाइयाँ भी मुझे नज़र आ रही थी। जहाँ डॉक्टर बैठते वो भी जगह दिख रहा था। मरीजों के जो कमरा था वो बेड भी बिछा हुआ मुझे दिख रहा था, लेकिन एक भी मरीज नहीं। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर बिना अनुमति का आना ठीक नहीं होता है। फिर मैं वापस होने लगता हूँ। लेकिन दरवाज़ा, किस दरवाजे से मैं अंदर आया था, वो दरवाज़ा ही मुझे नहीं मिला। कमाल की बात है। अभी कुछ ही पल तो हुआ था, कुछ ही देर तो हुआ था। मुझे लगा कि कोई होगा तो मैं उनसे बात करूंगा कि क्या मैं यहाँ पर अपनी बैलगाड़ी जो रोका है वो आप परमिशन देते हैं। मैं इसलिए पूछने के लिए आया था। मुझे लगा कि हॉस्पिटल ऐसी जगह है, यहाँ पर शायद बैलगाड़ी को रुकने ना दें। अब मैं इस चीज़ को बस मालूम करना चाहता था। अब वैसे ही बारिश बंद होने के बाद में यहाँ मैं थोड़ी रुकने वाला था। लेकिन मैं आश्चर्य में रह गया जब मुझे दरवाज़ा नहीं मिलता है ना। मैं एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, लेकिन मेन जो दरवाज़ा था जिसके अंदर से मैं बाहर से मैं अंदर आया था, वही दरवाज़ा मुझे नहीं मिल रहा था। अब वैसे कई दरवाजे थे जिसको मैं खोलता हूँ तो कोई नर्स का कमरा निकलता है, कोई और कमरा, कोई स्टोर निकल जाता है, लेकिन वही दरवाज़ा मुझे नज़र नहीं आता है। मैं परेशान हो जाता हूँ। और तब मुझे लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए। और तब मैं आवाज़ लगाने लगता हूँ कि यहाँ पर कोई है, कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है,
कोई असिस्टेंट है, लेकिन मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं मिलता है। और काफ़ी देर हो चुका है, मैं इधर से इधर भटक रहा हूँ कि कोई दरवाज़ा मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बैलगाड़ी के पास चला जाऊँ। लेकिन दरवाज़ा तो जैसे गायब हो चुका था। मुझे बाहर का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि बाहर बारिश चल रही है या बंद हो चुकी है। मैं उस जगह से निकलना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा तो ऐसे गायब हो चुका था कि जैसे मैं भूल भुलैया के अंदर फंस चुका हूँ। हाँ, तभी मुझे जो मैं देखा था एक जगह जहाँ पर पेशेंट का बिस्तर लगा हुआ था, कई बेड लगे हुए थे, उधर में कुछ आहट होती है। मुझे लगा कि जरूर वहाँ कोई ना कोई होगा, चल के पूछना चाहिए, वो मुझे रास्ता बता देगा। अब मैं बहुत उस टाइम भयभीत हो चुका था। मुझे लगा कि मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ मुझे आना नहीं चाहिए। ये तो भाई बिना परमिशन के मैं आया हूँ, ठीक भी नहीं है। अब मुझे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? मैं काफ़ी देर से भटक रहा हूँ। डर तो पैदा हो चुका था। खैर, मैं पढ़ा लिखा लड़का था। इसके बाद जब आहट होती है, तब मैं वार्ड में आने की कोशिश करता हूँ, आ भी जाता हूँ और देखता हूँ कि आवाज़ यहाँ से आई थी। तब वो आवाज़ मुझे दिखाई दी थी। वो एक नर्स थी। नर्स की ड्रेस पहनी हुई थी और अपना जो चेहरा था मास्क जैसे जैसे लगा रखी थी। चेहरा तो मुझे साफ उसका दिख नहीं रहा था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। वो जैसे किसी पेशेंट से अब काम कर रही हो, बेड पर खड़ी थी। लेकिन कुछ देर पहले मैं यहाँ से गुजर चुका था। यहाँ तो कोई ना मुझे पेशेंट दिख रहा था, ना कोई नर्स थी, ना कोई डॉक्टर था। लेकिन अब जब आहट हुई, जब इस जगह पर आता हूँ, तब देखता हूँ कि एक बेड के पास में नर्स है, एक पेशेंट को देख रही है। पेशेंट का जो चेहरा है ना, वो मुझे दूसरी साइड में नज़र आ रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और नर्स अपने काम कर रही है, कुछ शायद इंजेक्शन लगा रही है, ना जाने क्या कर रही है। तब मैं उस नर्स को आवाज़ देता हूँ, सिस्टर सिस्टर, मुझे बाहर का रास्ता बता दीजिए। मैं काफ़ी देर से इधर उधर भटक रहा हूँ। तब मैं शोर करता हूँ ना, चिल्लाता हूँ ना, तब मुझे खामोश होने की अब उंगली से इशारा करती है कि इस जगह पर शोर नहीं करना है। फिर अपने काम में लग जाती है। मैं दरवाजे के अंदर आ चुका था, वार्ड में प्रवेश कर चुका था। मुझे लगा कि सिस्टर सही कर रही है, इससे पेशेंट को तकलीफ हो जाएगी। यहाँ पर चीखना अलाउड नहीं होता है, इतना तो मैं जो जरूर जानता था। मैं इंतज़ार करने लगा। फिर सिस्टर जैसे उस काम से निपट लेती है, उस मरीज से निपट लेती है, तब मेरे पास में आती है। मैं उससे पूछता हूँ जैसे कि बाहर का रास्ता मुझे बता दीजिए, लेकिन वो मुझे चुप करा देती है। फिर मेरा हाथ पकड़ती है जैसे मैं वहाँ का कोई मरीज हूँ। मैं एकदम सन्न रह गया था। जब हाथ पकड़ती है ना, तो उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे नजर आते हैं। मैं कहता हूँ सिस्टर, मुझे अब बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, लेकिन मुझे चुप ऐसे इशारा करती है। फिर मेरा हाथ छोड़ देती है। कहती है, इशारा से कुछ बोलती नहीं है, आप मुझे पीछे पीछे आने का इशारा कर रही है। मुझे लगा कि मुझे रास्ता दिखाने के लिए जा रही है। मैं उसके पीछे पीछे चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ। आखिरकार एक कमरे के दरवाजे के पास में वो खड़ी हो जाती है। फिर मुझे अंदर जाने की इशारा करती है। मैं तो बड़ा खुश हो चुका था कि सही रास्ता मुझे मिल गया, अब मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब बाहर में बारिश हो रही थी कि नहीं हो रही थी, मुझे जरा भी अनुमान लग नहीं पा रहा था। ऐसी जगह पर मैं ऐसे फंस चुका था। जब वो सिस्टर कहती है कि आप इधर से, मतलब बोली तो कुछ भी नहीं, सिर्फ इशारा करती है, तो मुझे लगा कि यही रास्ता होगा। मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। जैसे दरवाजे से बाहर झांकता हूँ ना, मुझे बहुत ही अंधेरा नजर आता है, इतना गहरा अंधेरा। अगले पल मैं सिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर अंधेरा क्यों है। बाहर तो बिजली चमक रही थी, बाहर लैंप की रोशनी भी थी, बारिश भी हो रही थी और सामने में मेरी बैलगाड़ी भी खड़ी थी, मेरे बैल भी वहाँ बंधी हुई थी। जैसे ही मैं पूछने के लिए मुड़ता हूँ ना, सिस्टर मुझे जोर से धक्का देती है। मैं लुढ़कता हुआ उस दरवाजे के अंदर गिरता जाता हूँ, गिरता जाता हूँ। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। उसके बाद वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। मैं अंधेरे की दुनिया में जैसे आ चुका हूँ। जिधर देखो उधर ही अंधेरा। तब मुझे कुछ शोर वहाँ पर सुनाई देने लगता है।
बड़ा अलग सा शोर था, जैसे कोई रो रहा हो, कोई तड़प रहा हो, कोई दर्द में हो। मुझे लगा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल है तो हाँ, लोग दर्द में होते भी हैं, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। लेकिन अंधेरे में, अब मैं कहूँ ना, उस जगह पर इतना गहरा अंधेरा था कि मेरे अपने हाथ सूझ नहीं रहे थे। यहाँ कोई रोशनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अगल बगल में रोने की आवाज़ जरूर आ रही थी। मैं चिल्ला रहा था, सिस्टर सिस्टर, मुझे इस जगह पर क्यों डाल दिया? मुझे तो बाहर निकलना था। सिस्टर तुम हो कहाँ पर? सिस्टर हो कहाँ पर? लेकिन सिस्टर कोई जवाब नहीं। और वहाँ पर जैसे कोई बीमार मरीज हो, उस जगह पर बीमार मरीज भरे हुए हों, अलग अलग, कुछ दर्द में चिल्ला रहा है, कुछ रो रहा है। ऐसा लग रहा था कि जगह ये जैसे वार्ड वार्ड हो। लेकिन यहाँ पर अंधेरा इतना क्यों है? अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे निकलूँ? वापस जाने की कोशिश करता हूँ और खड़ा भी हो जाता हूँ, क्योंकि सिस्टर ने मुझे धकेल दिया था और ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ढलान था, और उस ढलान से लुढ़कता हुआ मैं नीचे तक आ गया था। और इसके बाद जब वो रोने धोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट हैं, दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, ऐसा ही होता हॉस्पिटल में। लेकिन इतना गहरा अंधेरा था, एक भी रोशनी नहीं, कोई लाइट नहीं। हाँ, तब मुझे लगा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। सिस्टर सिस्टर, मैं बहुत आवाज़ लगाया। आपने मुझे कहाँ धकेल दिया? ऐसा आपने क्यों किया? कहाँ, कम से कम रोशनी तो कर दीजिए। लेकिन रोशनी नाम का चीज़ नहीं था वहाँ पर। उल्टे पैर में अब चलने की कोशिश करने लगा। तभी एक हाथ मेरा पैर को पकड़ लेता है। अगले पल मैं ज़मीन पर लुढ़क जाता हूँ, चोट भी लगती है। और इसके बाद जो मेरे साथ में होता है ना, मैं तो और चीखने लगता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मुझे कई मरीजों ने मुझे जकड़ लिया हो, कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, कोई इधर खींच रहा हो, कोई उधर खींच रहा हो। और वहाँ पर अब जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी और तेज हो चुकी थी। इसके बाद एक अलग सी बदबू सी महसूस होने लगी, सड़न सी बदबू। अचानक ये सब बदबू भी आना स्टार्ट हो चुका था। तब मुझे ज्ञात हुआ कि अरे, मैं ऐसी जगह पर कैसे फंस गया? ये क्या हो सकता है? अंधेरा इतना था कि मैं देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन अपने आप को छुड़ाने लगा, और उसी जद्दोजहद में मैं जो देखता हूँ ना, तब मुझे समझ में आ जाता है कि मैं तो गलत जगह पर आ गया हूँ। मुझे लाल लाल आंखें दिखाई देती है, एक नहीं, बहुत सारी आंखें जो मुझे जकड़ रखी है। मेरे पैरों को कोई पकड़ रखा, मेरे हाथों को पकड़ रखा, जैसे सबका इरादा मुझे मारने का हो। मैं जब इरादा भांप लेता हूँ, उन आँखों को पहचान लेता हूँ कि आँख तो ये नॉर्मल नहीं है। ये तो जैसे मैं भूत प्रेत का किस्सा सुना करता था, मेरे पिताजी, दादाजी, कोई और गांव के लोग बताया करते थे, ऐसी सब आंखें दिख रही है और ऐसी सड़न की बदबू आ रही है। अब मैं ऐसी एक जगह पर हूँ जहाँ पर भूत प्रेत ही हैं। ये जरूर इसी हॉस्पिटल में मरे हुए लोग होंगे, ये भूत प्रेत बन चुके हैं। मैं उस टाइम में भागने का भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। जैसे ही कोशिश करता हूँ, मुझे घसीट लिया जाता है। ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे जिस्म को चीर फाड़ करने वाले हों। मैं खौफ में भर गया था, चिल्ला रहा था, डॉक्टर डॉक्टर, सिस्टर सिस्टर, कोई है, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। लेकिन कोई मेरी आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा था, और अंधेरा तो दूर हो ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे अब क्या करना होगा, क्या करना होगा? कैसे मैं निजात पाऊँ इन भूतों से, इन चुड़ैलों से जो मुझे जकड़ रखे हैं? अगर मैं कुछ अपने लिए इंतज़ाम नहीं किया तो मैं कुछ देर में मारा जाऊंगा। ये मेरे शरीर को चिथड़े चिथड़े कर देंगे। मैं बहुत भयभीत हो चुका था। तभी मुझे अपने पापा की याद आ गई। पापा हमेशा हनुमान जी की पूजा किया करते थे। अब मुझे भी ले जाते थे मंदिर में। कहते थे कि बेटा, हनुमान जी ही सब कुछ सही कर देंगे। अगर तुम कहीं डरते हो तो तुम हनुमान जी का नाम लिया करो। देखो, तुम सुबह शाम जरूर आरती में आया करो। हनुमान जी की कृपा तुम पर बनी रहेगी। और मैं कई बार अपने पापा के साथ जाता था मंदिर में पूजा पाठ करने, आरती में भाग लेता था। और कई बार अब मौका भी नहीं मिलता था तो मैं नहीं जा पाता था। लेकिन उस वक्त मुझे वही पिताजी की बात याद आने लगी।
मैं सोच लिया कि मुझे अब करना क्या है। हनुमान चालीसा मुझे आता था। अब मेरे पिताजी कहते थे कि ऐसे वक्त में हनुमान चालीसा बिल्कुल पढ़ना चाहिए, जहाँ पर तुम्हें डाउट हो कि तुम गलत जगह में फंस गए हो। हाँ, उस वक्त में हनुमान चालीसा ही काम आता है। हाँ, उसके बाद मेरे जहन में हनुमान चालीसा खुद ही याद आ गया था। जैसे मुझे एकदम, जैसे मैं भूला ही नहीं हूँ। ऐसे वक्त में लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो हनुमान चालीसा मुझे एकदम खटाखट खटाखट जैसे मैं बोलने लग गया था। हाँ, जैसे ही बोलना शुरू किया ना, हाँ, कुछ देर तक तो ऐसी हरकत होती रही, लेकिन उसके बाद जो भी भूत प्रेत मेरे को पकड़ रखे थे, जकड़ रखे थे, मुझे खड़ा नहीं होने दे रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे, वो सड़न वाली बदबू आ रही थी, वो सब धीरे धीरे जैसे सब कम होने लगा। बदबू गायब हो गई पहले। इसके बाद जो मुझे पकड़ रखे थे उनका पकड़ भी ढीला होता जा रहा था और मैं जोश में आ गया था। मुझे लगा कि बस यही एक शक्ति है जो मुझे भूतों से बचा सकती है। हाँ, इसके बाद मैं हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा था। हाँ, जैसे जैसे पढ़ता गया मुझे जोश बढ़ता गया। मुझे लगा कि बस हनुमान जी मुझे बचा सकते हैं। अब वही हुआ। कुछ ही देर में वो भूत प्रेत जो मुझे पकड़ रखे थे, खड़ा नहीं होने दे रहे थे, अपनी तरफ घसीट रहे थे, सब मुझे छोड़ चुके थे। हाँ, मैं अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। मैं फिर वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, उठ बैठा नहीं, उठ करके खड़ा हो गया। आज जिधर से मैं लुढ़कते हुए आया था उधर से ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। दरवाज़ा मुझे मिल जाता है, जिस दरवाजे से मैं अंदर धक्का दे करके सिस्टर ने मुझे गिरा दिया था। दरवाज़ा खोलता हूँ तो बाहर में बारिश की छम 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 आवाज़ अब मुझे सुनाई देने लगती है और बिजली चमक रही है। हाँ, मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ, सामने देखता हूँ तो मेरी बैलगाड़ी खड़ी है और मेरे बैल अभी भी नज़र आ रहे हैं जब बिजली चमक रही है, और वहाँ पर रोशनी नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। जिस दरवाजे से मैं बाहर निकलता हूँ ना, और अगले पल मुड़ के देखता हूँ तो पूरा का पूरा अंधेरा ही नज़र आता है। मैं भाग करके आता हूँ जहाँ पर मैंने बैलगाड़ी खड़ा किया था। वो टीन का शेड, बड़ा सा शेड, वो कहाँ गया? तब मैं देखता हूँ कि एक पुराना जमाने वाला कोई ऐसा चीज़ लगाया गया है। वो टीन का सेट जरूर था, लेकिन इतना जंग लगा हुआ था, कई जगह से टूटा हुआ था। और जब मैं पहली नज़र देखा था ना, तो मुझे बिल्कुल नया लग रहा था। वहाँ पर कोई पानी टपक नहीं रहा था, लेकिन जब मैं दोबारा उस जगह पहुँचता हूँ तो उसमें कई सारे टूटे हुए जगह दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से बारिश का पानी नीचे टपक रहा था, बैल के ऊपर भी गिर रहा था। हाँ, तब मैं समझ गया था, यहाँ पर भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मैं समझ गया था कि मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ। ये जरूर कोई हॉस्पिटल होगा, लेकिन अब नहीं है। ये तो भूत प्रेत में बदल चुका है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल। अगले पल मैं बारिश की परवाह नहीं करता, फटाफट बैलों को अपना जोतता हूँ, गाड़ी में बांधता हूँ और अगले पल उस गेट से निकल जाता हूँ। आज जैसे ही गेट से निकलता हूँ ना, बिल्कुल वो जगह अंधकार में बदल जाता है, जैसे वहाँ कुछ है ही भी नहीं। अब मैं उस जगह पर दोबारा मुड़ के देखता नहीं हूँ। अब कुछ देर तक मैं ज़रूर अपने गाड़ी को दौड़ाने लगता हूँ, तेज तेज में, जितना जल्दी हो सके इस जगह से मैं निकल जाऊँ। लेकिन बारिश था ना, मुझे तेज दौड़ने पर ब्रेक लगा रहा था। जगह जगह पानी भरा हुआ था, मेरे बैल संभल संभल के चल रहे थे। अब मैं भी देख रहा था कहीं गड्ढा तो नहीं है। हाँ, कुछ टाइम जरूर लगा था। अब इसके बाद बारिश बिल्कुल स्लो होती गई और फिर बारिश रुक गई थी। अब मेरी जान में जान आई थी। उस जगह से मैं जब काफ़ी दूर आ चुका था और तब मैं अपनी सांसें ठीक करने लगा था, लेकिन अभी भी मन में हनुमान चालीसा पढ़ता रहा था। मुझे लगा कि वो सब दूर नहीं है, ज़्यादा दूर मैं आया नहीं हूँ, लेकिन मैं उन जगह से काफ़ी दूरी पर आ चुका था। लेकिन डर तो लग रहा था ना। मैं कहीं पर भी नहीं रुका और उसके बाद बरसात तो बंद हो चुकी थी और मैं जब अपने गांव के इलाके में पहुंचता हूं, तब मेरी सांस में सांस आती है। जब मैं अपने घर पर पहुंचता हूं, बैलगाड़ी खड़ा करता हूं, दरवाज़ा पीटता हूं, जब मेरा परिवार अब दरवाज़ा खोलते हैं, अब मैं डरा हुआ था। मेरी डरी हुई हालत देख करके अब सब कोई
वो भी डर गए, घबरा गए थे। बात क्या हुआ राम प्रकाश? तब मैं पूरी घटना बताने लगा। मेरे पिताजी देख करके वो भी भयभीत हो चुके थे। कहने लगे, बेटा तुम उसी मंडी में रुक जाती। रात में सफ़र करना जरूरी था। जब तुम्हें लग चुका था कि हाँ अब शाम हो चुकी है तो वापस आना अब जरूरी तो नहीं था। वहीं पर रहते तो ये परेशानी तो नहीं होती। जरूर बेटा, जिस जगह तुम फंसे हुए था ना, वो कोई भूतहा हॉस्पिटल होगा। मैं ऐसे किस्से ज़रूर सुन चुका हूँ, लेकिन अब वो हॉस्पिटल कभी नज़र नहीं आता है। अब वो हॉस्पिटल जैसे भूतों का है, वो जब उनकी इच्छा हो तब वो प्रकट हो जाता है। फिर ऐसी भूतिया हरकत होती लगती है। जब कोई नौजवान या कोई भी वहाँ पहुँचता है तब उनको फंसाने के लिए ये सब चीज़ें होने लगती है, ताकि लगे कि ये जगह बहुत सुरक्षित है। बेटा तुम बहुत बड़ा गलती किए थे। मेरे जो पापा थे ना, मुझे समझा रहे थे। कहने लगे कि आज के बाद में जब अंधेरा हो जाए ना और तुम अकेले हो और कोई साथ में हो तो चला अलग बात है, लेकिन अकेला होना पर तुम यात्रा मत किया करो। तुम्हें तो उस मंडी में रुक जाना चाहिए था। तुम्हारा आना सही नहीं था बेटा रात में, लेकिन मैं तो गलती कर बैठा था। अब गलती को सुधारना अब मेरा काम था और आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करता था। हालांकि अब ज़्यादातर मेरे पापा ही बैलगाड़ी चलाते थे और उस घटना से मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे पापा भी नहीं चाहते थे कि मैं दूर का सफ़र करूं। हाँ, आसपास में इधर उधर गांव में कोई सामान भेजना होता तो मैं ज़रूर जाता था दिन के टाइम में, लेकिन शाम के टाइम में मैं बैलगाड़ी कभी चलाना पसंद नहीं करता था। वो घटना मैं कभी भूला भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी राम प्रकाश जी की घटना जो उनके साथ में घटी थी। ये जो कहानी भेजे थे उनका नाम है संतोष जी। संतोष जी के दादाजी थे, लेकिन अब उस दुनिया में नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे भेज सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।